बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 2 अगस्त मंगल का दिन सन 2022, सुबह का वक्त, नई सुबह। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, तरोताज़ा हैं, तंदुरुस्त हैं? जी नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में सबसे पहला और मेन सेगमेंट हमारा बेमामूल हुआ करता है हिंदुस्तान की तारीख। और हम पहुंचे हुए हैं मुगल आजम के दौर तक। 16वीं सदी में घूम रहे हैं, हिंदुस्तान को देख रहे हैं। और इसमें भी ख़ास तौर पर अकबर आज़म, मुगल आज़म जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जो 9 रतन हैं उनका तज़किरा कर रहे हैं बारी बारी, एक एक करके। और आजकल हम जिस रतन को डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे रोशनी डाल रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है मान सिंह। पिछले प्रोग्राम में मैंने इसका मुकम्मल तारुफ करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा किसी ने, तो नीचे दिए हुए लिंक में जाकर पिछले प्रोग्राम को देखे तो उसे पता चल जाएगा ये मान सिंह बुनियादी तौर पे था कौन, इसका ताल्लुक कहाँ से था, किस खानवादे से था, किस कौम से था, और इसका बचपना और जवानी कैसे गुजरी और दरबार तक कैसे पहुंचा, ये मैं बता चुका हूँ। कहा जाता है नाजरीन कि ये खानदानी लिहाज से इनके खून में शामिल थी, इनकी परंपरा थी खानदानी, वफादारी, दयानतदारी, और यूं कहें कि किसी को अहमियत देना, किसी को फौकियत देना, किसी को इज्जत देना। कोई तरीका, कोई सलीका अगर सीखना चाहे तो वो इनसे सीखे, इस खानदान से, इस खानवादे से, जिसका चश्मो चिराग मान सिंह था। किताबें कहती हैं कि मान सिंह ने अकबर बादशाह को लोगों से, अवामुन्नास से मोहब्बत करना सिखाया, अपनायत का इजहार करना सिखाया, मिलनसारी सिखाई, और चौथे नंबर पर वफादारी सिखाई और वफादारों की कदरदानी सिखाई। ये थे वो औसाफ जो खानदानी परंपरा, तहजीब व तमद्दन के हवाले से, मेल जोल के हवाले से, जो इस खानदान के खून में चलते आ रहे थे। और उसी खानदान के चश्मो चिराग ने बादशाह को भी इन खूबियों से आशना करवाया। और बाद में चलकर इन्हीं खूबियों की वजह से आगे चलकर अकबर बादशाह ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। सबसे बड़ा इलाका था मुगलों में, मुगल बादशाहों में, मुगलिया सल्तनत के दौरान 300 साला दौर में जो इसका दौरे हुकूमत है, उसमें सबसे ज़्यादा एरिए पर हुकूमत की है मुगलों ने, मुगल आजम ने। और 50 साल अराउंड 50 ईयर्स इसका टेन्योर भी रहा है, इसका अरसा हुकूमत का। जी, इसकी जंगी जो सलाहियतें थी, किसकी? मान सिंह की। इसकी जंगी सलाहियतें जो थी वो 1570 में खुलकर सामने आई। कब? जब अकबर बादशाह ने गुजरात पर हमला किया। ये अकबर बादशाह के हम रकाब था, साथ था। और वहां पे जाकर पहले तो इसको सिर्फ बातूनी समझा जाता था और इसको परंपरा और तहजीब व तमद्दन का अलंबरदार जाना जाता था, मगर इसने अपनी तलवार जनी का जौहर मैदान जंग में दिखाए जब अकबर बादशाह ने 1570 में गुजरात पर हमला किया। वहां पे अकबर बादशाह ने अपनी आंखों से देखा कि मान सिंह तलवार से एक एक वार से 3-3 सर काट देता है। और इसकी दिलेरी, बहादुरी, जुर्रत और जवां मर्दी को देखकर अकबर बादशाह इसका गर्विदा हो गया। उसके दिलो दिमाग में इसकी इज्जत पहले से कई गुना बढ़ गई मान सिंह की, और इससे और ज्यादा मोहब्बत करने लगा। अब हुआ कि आके 2 साल बाद एक जंगी मार्का, जंगी वाकया पेश आया, और मुखालफ था राणा प्रताप। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। राणा प्रताप से जंगी मार्का हुआ, बहुत बड़ा मार्का। ये वो आदमी था राणा प्रताप। ये रहा ये नाम। 1572 में
इसके साथ जरूरत पेश आई, इसके साथ लड़ाई की। आज तक कभी किसी ने इसको शिकस्त नहीं दी थी। बहुत बड़ा राजपूत जंगजू, दलेर और बहुत बड़ी जदीद आर्मी का मालिक था। अपने मुल्क और अपनी कौम और अपनी रियासत में जाना पहचाना और नामवर नाम था। हिंदुस्तान में इसका तूती बोला करता था, जंगी एतबार से, बहादुरी के एतबार से और जंगी तदाबीर बनाने के हवाले से, जंगी हिकमत अमली बनाने के हवाले से। खैर 1572 का जी ये साल था। अकबर ने इसके मुकाबले के लिए अपने बेटे सबसे बड़े शहजादे सलीम का इंतखाब किया, जिसने बाद में हिंदुस्तान पर जहांगीर के नाम से हुकूमत की है। और इसके साथ ज़रूरी समझा अपने बेटे के साथ जाने के लिए जिस बंदे का इंतखाब किया वो था मान सिंह। इसको साथ भेजना ज़रूरी समझा कि ये तदब्बर का भी, तदबीर करने का भी, हिकमत अमली का भी माहिर है, मुज़ाकरात करना भी जानता है, सुलह सफाई के तौर तरीके भी जानता है और सबसे बढ़कर तेगो तलवार का भी माहिर है। तलवार जनी और नेज़ा जनी इसके ऊपर ख़त्म है। इसने शहजादा सलीम के साथ इसको हम रकाब किया और दोनों मैदान जंग की तरफ रवाना हुए। 22,000 फौज थी, मुगलिया फौज सल्तनत की, जो इनके साथ रवाना हुई। कहा जाता है कि राणा जो राजपूत था, राणा प्रताप, उसकी फौज इनके मुकाबले में बहुत थोड़ी थी, लेकिन वो इतनी जमा मर्दी, इतनी हिम्मत, इतनी हिकमत अमली के साथ लड़े कि इनकी 22,000 फौज में से, वुड यू बिलीव इट, कि तकरीबन 14,000 फौजी काट दिए उन्होंने मैदान जंग में पहले दिन। ये किताबें देखकर हैरानी होती है कि इतने बड़े मार्के में और इतनी जदीद फौज अकबर आजम की, ये राणा प्रताप सिंह क्या चीज़ था, क्या लड़ाका था, क्या जंगजू था कि इसने थोड़ी सी फौज और कलील जराए के बावजूद इतनी बड़ी शाही फौज को नाकों चने चपवा दिए। और बहुत हद तक 3 मौके ऐसे आए दौराने जंग कि शहजादा सलीम तक मुखालफ सिपाही तलवार लेकर, ये सवार था शहजादा सलीम एक ऊंट के ऊपर, और उसके ऊपर खड़ा होकर तब अपने सिपाहियों का, अपने कमांडरों का हौसला बढ़ा रहा था, उनको आवाज़ें दे रहा था कि तगड़े होके लड़ो, उनकी हौसला अफजाई कर रहा था, आवाज़ दे रहा था इधर से हो जाओ, दाएं से बाएं से, ये काम कर रहा था। इसके ऊपर तक 3 दफ़ा ऐसा हुआ दौराने जंग एक दिन में कि मुखालिफ फौज के सिपाही इसकी गर्दन तक पहुंच गए। और यहाँ पे एक वार में, पहले वार में तो जो फील बान था, जिसे महावत भी कहते हैं, अच्छा महावत उस ऑपरेटर को कहते हैं या उस ड्राइवर को कहते हैं जो हाथी को चलाता है, उसके लिए जो अरबी में लफ्ज है वो तो है फील बान, फील बान, लेकिन जो उर्दू में लफ्ज है वो है महावत। ये रहा। कहा जाता है जी पहले वार में महावत ने अपनी जान पर खेल कर तलवार के सामने अपना सर करके, अपना जिस्म करके शहजादे को बचा लिया। और दूसरे हमले में और तीसरे हमले में मान सिंह ने यह किरदार अदा किया, अपने जिस्म पे जख्म खाए तलवारों के, तीरों के, नेज़ों के, मगर शहजादा को महफूज रखा। शहजादा सलीम मरने से बाल बाल बचा इस जंग में, इसी प्रताप सिंह के साथ जंग में। अच्छा हुआ क्या, जंग के बहुत लंबा वाकयात हैं, मैं आपको मुख्तसर करके इन शॉर्ट बताता हूं कि शाम के वक्त प्रताप सिंह की फौज जो थी उसके पांव उखड़ गए और मैदान जंग से उन्होंने भागने का सोचा। इसके पीछे 2 घोड़सवार लगाए गए प्रताप सिंह के पीछे, लेकिन उसने रास्ते में दोनों सवारों को मार गिराया।
तलवार के वार करके पीछे आने वाले दोनों सवारों को कत्ल कर दिया, जाँ बहक कर दिया, और खुद गिरता पड़ता अपने भाई के पास चला गया उसकी सल्तनत में, इस अपने बड़े भाई के पास, राणा प्रताप सिंह। बहुत दलेर जंगजू राजपूत था, बहुत मशहूरी है इसकी तारीख की किताबों में। और फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा ऐसे टाकरा हुआ है, वो भी हालात मैं आपको बताता हूं। दूसरी दफा जब इसके साथ जंग की बात हुई तो अकबर बादशाह ने सारे हालातों वाकयात पिछली जंग के सुने हुए थे, 1570 वाली के, अब 1572, 2 साल बाद का वक्त था। अकबर बादशाह ने खुद जाने का इरादा किया और अपने साथ फिर से एक दफा मान सिंह को लिया, इसलिए कि शहजादा सलीम ने वापस आकर अपने बाप को बताया कि उस जंग में मेरी जान को बचाने के लिए मान सिंह का क्या रोल रहा है, क्या किरदार रहा है। इसने अपनी गर्दन सामने करके अपने जिस्म पे जख्म खाकर, गहरे घाव खाकर मेरी जान को महफूज रखा है। बादशाह सलामत के दिलो दिमाग में मान सिंह की कदर कीमत कई गुना बढ़ गई। अगली दफा बादशाह ने खुद जाने का इरादा किया, इसके खिलाफ लड़ने के लिए, इसके साथ जंग करने के लिए। कहा जाता है इसके घोड़े का नाम था, जो प्रताप सिंह का घोड़ा था, इसका नाम था चटक। तारीख की किताबों में इस घोड़े का बड़ा जिक्र है, प्रताप सिंह के इस घोड़े का। आपने कई फिल्मों में, ड्रामों में भी ये किरदार इंडियन फिल्मों में देखा होगा, प्रताप सिंह। तो ये बहुत बड़ा जंगजू था, माहिर था। ये राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चटक। तारीख की किताबों में इसका बड़ा तस्करा है, चटक घोड़े का। कहा जाता है कि घोड़े ने उसी लड़ाई में, उसी जंग में अपनी जान देकर अपनी वफादारी और जानसारी का अनोखा सबूत दिया। और उसकी याद में फिर प्रताप सिंह ने, राणा ने, एक मीनार बनवाया और मकबरा बनवाया, आलीशान किस्म का मकबरा हिंदुस्तान में, जो अब भी मौजूद है, लोग देखने के लिए जाते हैं। वो अटक के नाम से है, अपने चटक के नाम से। अपने चटक, ये मैंने आपको लिख के दिखाया, ये रहा, ये चटक, ये चटक, ये नाम था इसके घोड़े का। खैर, अगली दफा जब इनका सामना हुआ तो मैदान जंग था। ये 1574 की बात है, 2 साल बाद। इस दफा अकबर आजम ने खुद मैदान जंग में उतरने का फैसला किया और साथ में लिया मान सिंह को, और सबसे पहले जाकर अजमेर शरीफ हाजिरी दी। और वहां से हाजिरी देने के बाद जब निकलते हैं तो इनका सामना कंडा के मैदान में, मैदान जंग बना प्रताप सिंह के साथ अफगान फौजों का। कंडा, कंडा ये लफ्ज है, ये नोट फरमाए, कंडा, ये कंडा का मैदान जंग बना। लेकिन इस दफा उसके मुकाबले पर शहजादा सलीम नहीं था। राणा प्रताप सिंह ने जब ये देखा कि अकबर बादशाह खुद आया है मुझसे लड़ने के लिए और पूरी आबोताब और पूरी फोर्स के साथ आया है, तो उसने मैदान जंग से फरार होने में अपनी कामयाबी और फतह समझी। उसने ऐलान किया कि अगर हम यहाँ से जाने बचाकर निकल जाएं और फिर मुनासिब मौके का इंतज़ार करें तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी और जंगी हिकमत अमली होगी। उसने अपने साथियों समेत राह फरार इख्तियार की वहाँ से। और फिर अगली एक जंग में इनका सामना होता है। बादशाह सलामत अकबर बादशाह ने, ये मौका तो टल गया जंग का, लड़े बगैर वापस आ गया, मगर अकबर बादशाह ने भी इसकी सरकोबी और इसका कला कमा करने के लिए, किसका, प्रताप, राणा प्रताप का, इसका कला कमा करने के लिए उसने भी प्लानिंग जारी रखी। मनसूबाबंदी होती रही, सोच विचार होती रही दरबार में कि कब क्या करना है। इसके बाद ये हुआ जी कि कुछ अंदरूनी बगावतों का सामना करना पड़ा अकबर बादशाह को, बहुत सारी। उनमें से एक असगर अफगानी था। उसने अपनी रियासत में खुद अकबर का लगाया हुआ हाकम, सूबेदार, गवर्नर या जो कुछ भी कह लें, उसने ऐलान बगावत, आज़ादी का ऐलान कर दिया।
वहां पे मान सिंह को जाना पड़ा और मान सिंह की जाने का वहां पे ऐलान हुआ। मगर मान सिंह ने क्या किया? मान सिंह ने खुद वहां जाने की बजाय अपने बड़े बेटे को वहां भेजा लश्कर देकर, और वो बड़ी बखैर खूबी उस सरकोबी करके आए असगर शाह अफगानी की, और उसने अपने बेटे को शाबाशी दी। जैसे 3 बेटे थे इसके, 3 बेटे। मैं उनके अगर आप फरमाएं तो उनके नाम मैं आपको गिनवा देता हूं। सबसे बड़ा बेटा था हिम्मत सिंह, ये था सबसे बड़ा बेटा इसका, हिम्मत सिंह। जो अच्छा, इसके 2 बेटे भी थे, यानी दादा था मान सिंह। हिम्मत सिंह के 2 बेटे थे, छोटे छोटे, 9 उम्र थे अभी। उनका नाम था मेहमान सिंह और भाव सिंह। मेहमान सिंह और भाव सिंह। ये रहा जी। अच्छा, ये इसके सबसे बड़ा बेटा था ये, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम था हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह को इसने उस मार्के के लिए मुंतखब किया खुद मान सिंह ने, और इसको अकेले भेजा फौज देकर। वो कामयाबी से वापस आया और वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले, टका के हो गई पूरे हिंदुस्तान में, मान सिंह हो गई। और इसकी जो सबसे बड़ा बेटा हिम्मत सिंह था, और उससे छोटे जो 2 बेटे थे, एक का नाम था दर्जन सिंह। ये रहा दर्जन सिंह। और सबसे छोटा बेटा जो था उसका नाम था जगत सिंह। ये थे जी इसके 3 बेटे। हिम्मत सिंह मैंने आपको बताया, जिसके अपने 2 बेटे थे, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और जगत सिंह। मान सिंह के 3 बेटे थे जी। उसके बाद ये हुआ कि मान सिंह की बहन की शादी हुई। दोनों खानदानों ने ये ज़रूरी समझा कि आपसी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाए मुगलिया ख़ानदान के साथ। इस ख़ानदान ने तो इसकी बहन की शादी शहजादा सलीम से कर दी गई। ये बात है 1584 की। 1584 में इसकी बहन की शादी शहजादा सलीम के साथ हुई। और 1586 में इसकी बहन के यहाँ बेटा हुआ, जिसका नाम खुसरो रखा गया। खुसरो पैदा हुआ जी शहजादा सलीम के घर। ये नोट फरमाएं, ये याद रखने की चीज है कि 1584 में शादी और 1586 में इसकी बहन के घर, शहजादा सलीम के घर, यानी मुगलिया सल्तनत के आने वाले जहांगीर के घर में बेटा पैदा हुआ, उसका नाम खुसरो रखा गया। और बाद में जब ये बच्चा पल पर थोड़ा बड़ा हुआ तो इस बच्चे का नाम भी, इस बच्चे के साथीज़ा के नामों में भी सबसे पहले मामू का नाम यानी मान सिंह का नाम आता है, जिसने बहुत अर्ली एज में, बहुत अवाइल उम्री में खुसरो को, शहजादा खुसरो को उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ली। बहरहाल ये 1907 बाद की बात है, लेकिन 1596 को, मुख्तसर से अर्ज करके प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी हो गया है। 1596 को मान सिंह के लिए नहूसत का साल यानी मनहूस साल कहा जाता है। पै दर पै 1 2 नहीं 4 6 वाक़यात हुए जिसने हिला के रख दिया मान सिंह को। ये साल था 1596। इस साल को मान सिंह के लिए मनहूस साल लिखती है तारीख। सबसे पहला और बड़ा सदमा उसे ये पहुंचा कि इसका सबसे बड़ा बेटा जो हिम्मत सिंह था
जो तीरों तलवार का धनी था, नौजवान था, गबरू था, वो तबई मौत मर गया 1596 में। दूसरा वाकया क्या हुआ कि एक जंगी मुहिम पे इसने अपने बेटे, दूसरे नंबर के बेटे दुर्जन सिंह को भेजा, और हुआ क्या कि दुर्जन सिंह के अपनी फौज में से किसी ने गद्दारी कर दी, किसी ने इत्तला दे दी जहां पे जाकर जंग होना थी। तो जिस पर चढ़ाई करनी थी इन्होंने, जिस पर हमला करना था, वो कहते हैं वे अपने शहर से, अपने मुल्क से निकलकर वो पहाड़ी इलाकों में छुपकर बैठ गए और उन्होंने मुगलिया फौज का तिया पांचा कर दिया। और मरने वालों में इसके दूसरे नंबर वाला बेटा दुर्जन सिंह भी था, उसका ये दूसरा बेटा था इसका। ये दो पै दर पै अमवात हुई और इसकी कमर टूट गई। इसके अलावा मजीद क्या सदमात पेश आए और इसके आखिरी अयाम कैसे मान सिंह के गुजरे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में इस पे बात होगी। आज के पहले प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को यहीं पे क्लोज करते हैं जी। आज के प्रोग्राम का दूसरा मज़ेदार और बेहतरीन सेगमेंट आज का लफ्ज जी। आज का लफ्ज ये रहा, ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखा हुआ होता है जी। ये क्या लिखा है मैंने? मिसरा। मिसरा किसे कहते हैं आप सबको पता है। शेर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, दो फिक्रों पर। उसका जो एक फिक्रा होता है उसे मिसरा कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं, ये लफ्ज है अरबी का, मिसरा। मिसरा लफ्ज अरबी का है। और दूसरी बात ये कि मिसरा का मतलब था दरवाजे के दो पार्ट होते हैं ना, दो ताके होते हैं। एक पार्ट को, एक ताक को, दरवाजे के एक ताक को अरबी में मिसरा कहा जाता था। मिसरा, दरवाजे के एक पार्ट को। और फिर जब शायरी शुरू हुई तो यही लफ्ज उठाकर शेर के एक फिक्रे के लिए मुख्तस कर दिया गया, उसे ये नाम दे दिया गया। लेकिन बुनियादी तौर पर मिसरा का मतलब दरवाजे का एक ताक या एक ताका या एक आधा दरवाजा, दो में से एक ताक, एक हिस्सा जी। ये था आज के प्रोग्राम का दूसरा और मज़ेदार सेगमेंट। बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, और वो है हमेशा की तरह आज की बात। साईं, ये जो एतमाद होता है ना, जिसका मतलब होता है एतबार, भरोसा, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत कीमती और नायाब तोहफा है कुदरत का, इंसानों को अता करदा, इंसानों को दिया हुआ ये बहुत कीमती तोहफा है, इनाम है, जिसे एतमाद कहा जाता है। ये भरोसा इंसान को अगर खुद पर हो, यानी खुद एतमादी हो, तो ये बहुत बड़ी ताकत बन जाता है इंसान की। और यही भरोसा, यही एतमाद अपने बजाय किसी दूसरे पर हो, तो ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। यही एतमाद। मेरी बात को जरा सोचिएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान जावेद इकबाल को आज के प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत दीजिए। खुश रहें, खुश रखें, खुशियां समेटें और खुशियां बांटें, और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।